नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीपीएससी आरओ का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और पदों की संख्या की दृष्टि से अगर इस नोटिफिकेशन को हम देखें तो बहुत ही शानदार वैकेंसी इस बार आयोग ने दी है। 400 प्लस वैकेंसीज पर यह नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि इस एग्जाम के प्रीलिम से पहले पहले इन वैकेंसीज की संख्या में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, ये वैकेंसी और इंक्रीज हो सकती है, लगभग 450 के आसपास जा सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 1-2 सालों में आरओ एआरओ बनने के लिए आपके पास इससे बेटर मौका कोई हो सकता है। तो इस मौके को किसी भी तरीके से आपको चूकना नहीं है, चीज़ों में शिथिलता नहीं बरतनी है, बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से काम करते हुए एक अच्छी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आपको इस एग्जाम को करेक्ट करना है। ये पूरा स्ट्रैटेजिक वीडियो है। इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि क्वेश्चंस का ट्रेंड किस तरीके का रहा है। खास करके हम 2021 के पेपर के ट्रेंड को देखेंगे। और आपको पता है कि आरओ एआरओ का एग्जाम रेगुलरली नहीं हुआ है। 2001 से अगर हम देखें तो 2001 के बाद जिसको पहले यूडीए एलडी के नाम से जाना जाता था, तो वहां से लेकर के और अब 2021 और 23 तक देखें तो रेगुलरली हर साल ये पेपर देखने को नहीं मिला है। करीबन 8 के आसपास ये एग्जाम हुआ है, 8 बार एग्जाम ये कंडक्ट हुआ है। तो 2021 में लास्ट हुआ था, इस बार 2024 में हो रहा है, जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो प्रश्नों का जो ट्रेंड 2021 में रहा था कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछेगा, उसमें बहुत ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी चीजों को तैयार कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या क्या बात करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस के ट्रेंड को देखेंगे कि किस पोर्शन से कितने प्रश्न पूछेंगे। फिर मैं आपको एक अप्रोच बताऊंगा यहां से कि इस एग्जाम को देने के लिए जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे या उससे पहले जो आपकी तैयारी रहेगी, उसमें इस एग्जाम को हर हाल में निकालने के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो 2 अप्रोच मैं आपको दूंगा। वो अप्रोच इस तरीके की होगी कि अगर आप इस चीज को बहुत बड़ा मान करके चल रहे होंगे या आपके दिमाग पर इस चीज को लेकर के या इस एग्जाम को लेकर के जो भी प्रेशर होगा वो थोड़ा सा रिलीज होगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ी सी इंक्रीमेंट यहां पर देखने को मिलेगी। आपका जो आत्मविश्वास है वो 100% इस वीडियो को देखने के बाद में बढ़ेगा। हालांकि मुझे पता है कि YouTube पर बहुत सारी स्ट्रेटेजिक वीडियो हैं और आपने उसमें से 10-20 देख भी डाली होंगी, लेकिन इस बार क्योंकि आपको पता है कि मैं जनरली इस तरह की वीडियोस नहीं बनाता हूं और जब मुझे जरूरत होती है, मुझे लगता है कि इस टाइम पर मुझे ये सारी चीजें आप सभी लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए, उसी टाइम पर मैं इस तरह की चीजें लेकर के आता हूं। ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रेटेजिक वीडियो होगा। इसके बाद में मैं आपको कोई भी स्ट्रेटेजी की वीडियो नहीं दूंगा। बस मैं आपको ये बताते चलूंगा आगे चल करके कि क्या मतलब इस चैनल के थ्रू मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड कराने वाला हूं जो कि आपकी तैयारी में थोड़ा सा वैल्यू क्रिएट कर सकता है और आपको 4-6-10 नंबर जो है एक्स्ट्रा दिला सकता है। ठीक है, तो ये ट्रेंड रहा था 2021 के हिसाब से। अगर हम देखें तो रीजनिंग में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो 12 रहे। और ये जो सेक्शन है ना रीजनिंग वाला, इसके बारे में आगे मैं बात करूंगा कि ये बहुत जरूरी है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आप इस चीज का हवाला देकर के इस सेक्शन को नजरअंदाज मत कीजिएगा कि हम आर्ट बैकग्राउंड से हैं, हम जीएस में सारी चीजें कवर कर लेंगे और साइंस बैकग्राउंड वाले इसको आसानी से कर सकते हैं। तो रीजनिंग पर आप फोकस ना करें। ये आपकी मुझे लगता है कि इस एग्जाम को लेकर के सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है अगर आप इस वाले पोर्शन को स्किप करके जाएं या इस वाले पोर्शन को आप ये कह के छोड़ दें कि हे रीजनिंग वगैरह या मैथ्स वगैरह हमसे नहीं बनता है। हालांकि मुझे ये लगता है कि रीजनिंग के क्वेश्चंस लगभग सब लोग बना लेते होंगे। बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा टफ टाइप की रीजनिंग यहाँ पे पूछी जाती है, नहीं पूछी जाती, क्योंकि वो अप्रोच में बात करूंगा जब मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से चीज़ों को देखना है। तो ये पोर्शन लगभग 12 के आसपास रहेगा, 12, 10, 12, 10, 12 के आसपास ये क्वेश्चंस रहेंगे रीजनिंग वाले। करंट आपको पता है कि यूपीपीएससी जब भी पेपर कराता है करंट भर भर के पूछता है, तो लगभग 25 के आसपास क्वेश्चंस इस बार भी करंट के आरओ में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन ठीक ठाक तरीके से पूछे जाते हैं, लगभग 20 से 22 संख्या रही है पिछली बार 2021 में जब पेपर हुआ है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, अगर इसको डिवाइड करेंगे, आपको पता है एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, तो प्राचीन भारत के प्रश्नों की संख्या पिछले वर्ष 2 रही है। प्राचीन भारत से 2 प्रश्न पूछे गए, मध्यकालीन से 4 प्रश्न पूछे गए, सबसे ज्यादा प्रश्न आधुनिक भारत से पूछे गए, मॉडर्न इंडिया से पूछे गए। इस बार भी यही होगा, मॉडर्न इंडिया से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर तो मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कि प्रश्नों का पैटर्न क्या है, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, आगे काम क्या करना है वो नीचे बात करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की संख्या 15 से 18 के बीच में रही है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी सी ज्यादा थी एज कंपेयर टू वर्ल्ड ज्योग्राफी। पॉपुलेशन सिलेबस देखेंगे आप, यूपीपीसीएस और आरओ का सिलेबस बिल्कुल सेम है प्रीलिम्स का जो है। तो उसमें एक पोर्शन अलग से दिया होता है कि जो जनसंख्या और नगरीकरण वाला, सेंसस और अर्बनाइजेशन, इससे 5 क्वेश्चंस पूछे गए। पॉलिटी के प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी कम रही एज कंपेयर टू हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ठीक है, तो पॉलिटी के क्वेश्चंस की संख्या रही है यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चंस पॉलिटी से पूछे गए 2021 में। इकोनॉमिक्स से यानी अर्थशास्त्र से जो प्रश्न पूछे गए थे 8 पूछे गए थे। विज्ञान से जो प्रश्न पूछे गए वो 10 के आसपास पूछे गए। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन 3 पूछे गए। अब ये जो पोर्शन है, अगर यहाँ से देखेंगे, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया है ना, और मिसलेनियस वाला पोर्शन, ये सब विविध वाला ही पोर्शन है, लेकिन क्योंकि वो स्पेसिफिक कंप्यूटर के क्वेश्चन थे तो मैंने उसको डाल दिया कि कंप्यूटर के 2 पूछे गए, एग्रीकल्चर के 3 पूछे गए। बाकी के जो सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि करीबन 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं यूपीपीएससी के एग्जाम्स में जो आप किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के अंतर्गत जिनको नहीं रख सकते हैं, उनको हम जनरली कह देते हैं कि ये विविध है, मतलब मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं 10-12 क्वेश्चन। लेकिन उसको क्योंकि वो कंप्यूटर से रिलेटेड थे तो मैंने उसमें डाल दिया। कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन पूछे गए। एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस की संख्या 7 रही। यूपी के प्रश्नों की संख्या 20 रही। एक बड़ा पोर्शन है, यूपी के प्रश्नों की संख्या कितनी रही, 20 के आसपास रही। और यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि ये 20 क्वेश्चंस जो यूपी स्पेशल के पूछे गए, इसमें स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ करंट अफेयर्स भी शामिल है।
यूपी का जो करंट अफेयर है वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो स्टैटिक और यूपी का करंट मिला करके यूपी से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस थे वो भी इसके आसपास थे। बाकी 6-7 क्वेश्चंस ऐसे थे जो विविध वाली कैटेगरी में आते हैं, आपकी मिसलेनियस कैटेगरी में आते हैं। इस तरीके से 140 प्रश्नों का ये जीएस का पेपर होता है आरओ एआरओ में, आपको पता है। और 60 नंबर का जो या 60 क्वेश्चंस का जो पेपर होता है वो हिंदी वाला पेपर होता है। और आपका जो टारगेट रहना चाहिए 135 के आसपास का टारगेट आपको मिलाकर के दोनों पोर्शंस में, यानी हिंदी वाले पोर्शन में, जीएस वाले पोर्शन में आपका जो टारगेट होना चाहिए वो लगभग 135 के आसपास होना चाहिए इस बार, क्योंकि पिछली वही 129 के आसपास या 130 के आसपास जो है पेपर प्रीलिम्स जो है वो निकल गया था लड़कों का। तो इस बार 135 के आसपास आप टारगेट लेकर के चलेंगे। हालांकि इस बार वैकेंसी भी ठीक ठाक है, तो 135 मुझे लगता है कि 135 के आसपास जो स्कोर करेंगे नेगेटिव कार्ड के दोनों में मिला करके, ठीक है, तो उनका आराम से प्रीलिम्स जो है वो निकलना चाहिए। इस बार कंपटीशन इसमें भी ज़्यादा होगा, बेशक वैकेंसीज ज़्यादा हैं, लेकिन इस बात को बिल्कुल भी आप हल्के में नहीं लेना कि कंपटीशन लो रहने वाला है, कंपटीशन बहुत ठीक ठाक रहने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके प्रश्नों की संख्या। अब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैंने आपको बताया, देखिए 140 प्रश्न जो है वो जीएस वाले सेक्शन से आएंगे, 60 क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके वो रहेंगे हिंदी वाले सेक्शन से। अब पिछले लोगों से बात करें जिन्होंने आरओ यारो दिया है, एक आध बार प्रीलिम्स निकाला है, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, या आप जो फाइनली सिलेक्ट हुए हों, उन्होंने प्री और मेंस दिए हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो उसमें से ज़्यादातर लोगों का यही मानना होगा, या ज़्यादातर लोगों के रिजल्ट में भी ये चीज़ जो है आपको प्रतिबिंबित होगी, परिलक्षित होगी कि हिंदी में उनका स्कोर बहुत अच्छा रहा है। ये बिल्कुल इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पोर्शन है ना 60 क्वेश्चंस वाला जो हिंदी का पोर्शन है, इसको आप इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप इजीली कवर कर सकते हैं। इसमें अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाए, क्योंकि जहां पर भी हम काम कर रहे हैं रिजल्ट आने की संभावना कहां पे ज़्यादा है, तो हिंदी वाले पोर्शन में रिजल्ट आने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है अगर आप थोड़ा सा इसको ठीक तरीके से और बहुत ज़्यादा किताबों के झंझट में न पड़ते हुए एक बढ़िया तरीके से कोई अच्छी बुक लिस्ट फॉलो करें और ज़्यादा किताबों का ढेर न लगाते हुए सीमित सोर्सेज से अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, तो इस वाले पोर्शन से, हिंदी वाले पोर्शन से स्कोर अच्छा होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं जीएस के बारे में बात करें, प्रोबेबिलिटी की बात मैं कर रहा हूं, तो मान करके चलिए आप 4 घंटे हिंदी पर दे रहे हैं और 4 घंटे जीएस पर दे रहे हैं, तो जीएस में आप उतना इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे जितना आप हिंदी में कर डालेंगे, है ना। तो यहां पर जो एक कह सकते हैं गैप जो बनता है एस्पिरेंट के बीच में और उनके नंबर्स के बीच में जो गैप दिखाई देता है वो हिंदी के मार्क्स की वजह से ही दिखाई देता है। जीएस में लगभग सबका, क्योंकि मतलब मैं लगभग सबका यहां पर जो नाम ले रहा हूं, सबका में मतलब क्या है कि जो ठीक ठाक कैंडिडेट हैं, बाकी जो कचरा है वो तो कचरा है ही, ठीक है। तो जो ठीक ठाक कैंडिडेट्स हैं उसमें आप देखेंगे तो जीएस का जो स्कोर होता है वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है, 2-4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर का इतना अंतर हो पाता है। ऐसा नहीं होता कि एक आदमी 85 क्वेश्चन कर पा रहा है और एक आदमी वहां पे 140 में से 120 क्वेश्चन मारा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जीएस वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा गैप नहीं देखने को मिलता है और जो फर्क पैदा करता है वो हिंदी का स्कोर फर्क पैदा करता है। एक व्यक्ति है जो 45 पे ही निपट जा रहा है और एक व्यक्ति ऐसा है जो 55 के आसपास हिंदी के क्वेश्चन सही करके आ रहा है, तो वो जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बन जाता है। अप्रोचेस की बात करते हैं, और ये अप्रोचेस किसके लिए हैं, ये ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले है जो ये समझते हैं कि एग्ज़ाम बहुत बड़ा होता है भाई, इसको निकालना बहुत ही मुश्किल चीज़ है और हम जैसे लोगों के लिए ये सारी चीज़ें नहीं बनी है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ दिमाग में रखिए, देखिए आरओ जब आप बन जाएंगे तो आपकी सैलरी जो है वो स्टार्ट होगी 75,000 से। तो 75,000 कोई फ्री में आपको नहीं दे देगा, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, घर बैठे आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो मेहनत की तो कोई इसमें है ही नहीं कि मेहनत को हम स्किप कर सकते हैं या पढ़ाई को हम स्किप कर सकते हैं, कि जहाँ पर मेहनत करने की जरूरत हो उसको भाई इसका कोई सब्सटीट्यूट हो कि इसको हटा करके कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा चमत्कारी किया जाए, कोई ऐसा चुटकी बचा के काम किया जाए कि सारी चीज़ें ऐसे ही एक परत झपकते तैयार हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अप्रोच जो मैं बता रहा हूँ, इन 2 अप्रोचेस को आप ध्यान से देखिएगा। इससे क्या होगा, आपका जो अंदर जो डर बैठा हुआ होगा अंदर कि कैसे होगा, किस तरीके से करेंगे और ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है, तो वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर से आपको पता है कि हम किन किन पोर्शंस पर बात कर चुके हैं। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा था रीजनिंग, करंट और हिस्ट्री ज्योग्राफी, इस तरीके से क्रमानुसार मैंने चीज़ों को लिखा है, रीजनिंग, करंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अब यहाँ पर देखिए रीजनिंग के जो 12 क्वेश्चन हैं, पहले मैं इस पर 5 मिनट आपके लूँगा। ये 12 क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप 2 घंटे थोड़ा सा ज़्यादा दे दीजिएगा 4-5 दिन तक, मुझे नहीं लगता कि 4-5 दिन से ज़्यादा इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स नहीं है, बड़ी सामान्य सी रीजनिंग पूछी जाती है। ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चंस का टारगेट आपको ऐसे लेकर के चलना पड़ेगा कि इसमें से एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जीएस नहीं है सर, ये रीजनिंग है, इसमें आप कर पाएंगे। ये 12 क्वेश्चंस जो हैं ये तो आपके छूटने ही नहीं चाहिए, ये मैं ये मान करके चलूँगा। अगर आप थोड़े से भी कह सकते हैं जागरूक वाले कैटेगरी में आते हैं, थोड़े से भी गंभीर विद्यार्थी हैं, थोड़े से भी गंभीर एस्पिरेंट हैं, तो आप मेरी इस बात को समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये 12 क्वेश्चंस आपको किसी भी हालत में अपने हाथ से निकलने नहीं देने। कोशिश ये करनी है 12 में से ऐसा भी नहीं हो कि एक भी क्वेश्चन निकल जाए, वो एक अलग बात है, ऑन द स्पॉट चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, लेकिन यहाँ से जो अपना एक लक्ष्य लेकर के जाना है वो ये कोशिश करनी है कि ये 12 रीजनिंग के प्रश्नों में से एक भी प्रश्न ना बचे। ठीक है, क्योंकि आप मान करके चलिए 2 घंटे किसी एक सब्जेक्ट की जीएस वाली की तैयारी करें और 2 घंटे 4-5 दिन तक या 1 वीक तक आप रीजनिंग वाले पोर्शन को दे देते हैं, तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि 12 के 12 क्वेश्चन आप करके आएंगे।
ठीक है। और ऐसी बात नहीं है कि आप बिल्कुल निल होंगे रीजनिंग में, आपने बिल्कुल रीजनिंग का नाम ही आप पहली बार सुन रहे हो, तो ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन ये 12 क्वेश्चन भाई साहब छोड़िएगा नहीं, ये 12 क्वेश्चन आपको बड़े दिमाग में लेकर के चलने के, इसमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। रीजनिंग के बाद में करंट, ये पहली अप्रोच ऐसे लोगों के लिए है। देखिए मैंने करंट के क्वेश्चंस की संख्या कितनी बनाई थी, 25 के आसपास पूछे जाने। अब मैं इसमें से बिल्कुल ऐसी कंडीशन लेकर के चलूंगा कि बेकार से बेकार कंडीशन। वैसे आपने देखा होगा, आप में से काफ़ी सारे हमारे मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स भी दिया है, आरओ यारो का भी प्रीलिम्स दिया है और करंट के क्वेश्चंस को टैकल भी किया है। तो आपने ये भी देखा होगा कि 25 में से जो ठीक तरीके से करंट को कवर करके जाता है वो 25 में से कितने क्वेश्चन करके आता है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक मिनिमम क्वेश्चन लिया है, 25 में से 15 क्वेश्चन आप बना लेंगे, ठीक है, अगर आप ठीक तरीके से पढ़ेंगे तो 12 क्वेश्चन आपके किसके हो गए रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन आपके किसके हो गए, और इसमें से कम कर लीजिएगा, ये बाद में आप करिएगा जब मैं आपको लास्ट में बताऊं। तो 15 क्वेश्चन आपके किसके हो गए, आपके करंट अफेयर्स के हो गए। हिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करें तो मैंने लगभग 20 के आसपास संख्या बताई, ये 18 भी हो सकती है, ये 21 भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं एवरेज लेकर के चल रहा हूँ कि 20 के आसपास अगर क्वेश्चन आते हैं तो हिस्ट्री में से आप आधे क्वेश्चन कर पाएंगे, मैं ये मान करके चल रहा हूँ। कर पाएंगे मतलब आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये मान करके नहीं चल रहा हूँ कि आप हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 15 क्वेश्चन आपको करना, 20 में से 10 क्वेश्चन ही आप कर पाएंगे। इन 10 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन 4-5 तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप देखते ही लगा देंगे, बाकी 5 लाख तो आप पढ़ ही रहे होंगे। तो मैं एक बुरी से बुरी स्थिति लेकर के चल रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, उन 20 क्वेश्चंस में से आप 10 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, तो 10 हिस्ट्री के हो गए। इसके बाद में ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के भी 10 क्वेश्चन ले लीजिए, चाहो तो इसको और कम कर लीजिए, 17-18 के आसपास संख्या रहेगी ज्योग्राफी क्वेश्चंस की। अब इसमें से आप 18 क्वेश्चंस में से अगर आप बुरी से बुरी कंडीशन लेकर के चलते हैं तो 8 ले लीजिए, अगर आप 10 नहीं ले रहे हैं तो आप 8 क्वेश्चन मान करके चलिए, ठीक है। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के मान करके चलिए, जैसे मैंने कहा कि 8 प्रश्न आए तो आप 3 ही प्रश्न कर पाएंगे, ठीक है, मान करके चलिए आप 3 ही प्रश्न होंगे साहब, हम इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, 3 प्रश्न आपने इसके कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आता है आपका, सॉरी ये पॉपुलेशन वाले थे, पॉपुलेशन के बाद में पॉलिटी वाले थे। मान चलिए पॉपुलेशन और जो सेंसस से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे उसमें आप 5 में से 3 क्वेश्चन आराम से कर देंगे। वो इसलिए कर देंगे क्योंकि आपको पता है उसमें गिनी चुनी चीज़ें आती हैं और वो छोटा सा पोर्शन है, बहुत जल्दी कवर हो जाता है, तो 3 क्वेश्चन उसमें से आप कर लेंगे। पॉलिटी के जो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं या 8 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से आप मान करके चलें कि आप 5 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जैसे करंट अफेयर्स वाला पोर्शन, इनको अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो पॉलिटी थोड़ा सा ईजी पड़ता है, ठीक है। तो पॉलिटी के क्वेश्चंस 5 में आधे आधे लेकर के चल रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप में से 5 बना लेंगे आराम से, ठीक है। पॉलिटी के बाद में आपका क्या था, पॉलिटी के बाद में था आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में से अगर जैसे 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स में से अगर आप 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से भी आधे लेकर के चल रहा हूँ, 4 या 3 क्वेश्चन आप बना लेंगे। साइंस में मान के चलिए 10 या 12 क्वेश्चन आए तो 5 क्वेश्चन आप उसमें से कर लें। एग्रीकल्चर का आइए विविध वाले क्वेश्चन है तो एग्रीकल्चर के जैसे 3 या 4 क्वेश्चन आए तो 1 क्वेश्चन तो कर ही पाएंगे यार कम से कम। एग्रीकल्चर के बाद में जैसे इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट में लगभग 8-9 प्रश्नों की संख्या रहेगी, तो उस इन्वायरमेंट में से आप 3 प्रश्न कर पाएँ, 8 में से 9 में से आप 3 प्रश्न तो कम से कम कर ही पाएंगे। और यूपी स्पेशल, इस पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है और प्रश्नों की संख्या भी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो यूपी के 20 प्रश्नों में से आप 10 ही प्रश्न कर पाएँ और मिसलेनियस के जो करीबन 7-8 क्वेश्चन होंगे उसमें से आप 2 या 3 प्रश्न कर लें, तो ये एक बहुत ही कम एवरेज मैं लेकर के चला हूँ। तो आप इन सब चीज़ों को ऐड करें, ठीक है, 12 रीजनिंग के, 15 आपके करंट अफेयर्स के, 10 हिस्ट्री के, इन सभी को जोड़ेंगे तो ये प्रश्नों की संख्या पहुँचेगी आपकी 82, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्नों की संख्या आपकी पहुंचेगी 82, इसमें से 140 में से। और ये कंडीशन कब अप्लाई हो रही है कि जब आप जो हिंदी वाला पोर्शन है 60 का, उसमें से आप 53 से 55 के बीच में स्कोर करते हैं, 53 से 55 के बीच में, जो कि ठीक ठाक है और आसानी से किया भी जा सकता है अगर आप 3 महीने तक अभी भी स्ट्रेटजी बनाकर चीज़ों को देखें। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से पूरा करना है, बहुत ही कम चीज़ें आपको बताऊंगा जिसको आप बहुत आसानी से कवर कर पाएंगे और बार बार उसका रिवीजन कर पाएंगे, तो बहुत कम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो 82 क्वेश्चन ये हो गए और 82 में अगर आप ऐड कर दें 53 क्वेश्चन, ठीक है, तो 3 और 2 5, 8 5 13, 135 हो गई। ये संख्या कितनी पहुंच रही है आपकी, 135 के आसपास पहुंच रही है। इसमें से भी अगर आप 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन और डाउन कर दें, मतलब और कम कर लीजिए, आपके भाई इतने हम नहीं कर पा रहे हैं तो 5 क्वेश्चन और डाउन कर लीजिए। वैसे डाउन करने की यहाँ पर जरूरत इसलिए नहीं है कि अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं या इतना भी अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो फिर तो तैयारी करना ही बेकार है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने बहुत कम बताई हैं, ठीक है। ये मैं अपने खुद के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कम चीज़ें मैं लेकर के चला हूँ कि आप करंट अफेयर्स जैसी चीज़ में से जो कि 25-26 के आसपास क्वेश्चन आए उसमें से मैं केवल 15 क्वेश्चन ऐड करके चल रहा हूँ आपके, ठीक है। हिंदी के जो क्वेश्चन, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 20 के आसपास आ रहे हैं, तो उसमें से आधे क्वेश्चन 8 से 10 प्रश्न लेकर के चल रहा हूँ, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो लगभग आपका 82 के आसपास, 80 के आसपास यहाँ से स्कोर हो जाएगा अगर आप बिल्कुल बुरी से बुरी कंडीशंस लेके चले। दूसरी अप्रोच क्या है, दूसरी अप्रोच यह है कि आपने देखा था सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे थे,
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग मैंने इसमें भी ऐड करके रखा है क्योंकि मेरा जो तरीका है आपको बताने का, उसमें मैं रीजनिंग को भाई साहब बिल्कुल निकाल नहीं सकता। मैं ये अपेक्षा कर ही नहीं सकता कि इस तरह की रीजनिंग को आप छोड़ करके आएँ और कहीं ना कहीं अपना जो प्लस पॉइंट है ना, ये तो प्लस वाले नंबर हैं, ये मतलब एक सोने पे सुहागा वाले नंबर हैं रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन इसमें डाले हैं ना। क्योंकि जीएस में इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं होती कि आपको 10-12 क्वेश्चन किसी सेक्शन से दिए जा रहे हैं, उसमें से आप 10 के 10 क्वेश्चन कर पाएँ या 12 के 12 क्वेश्चन कर पाएँ, तो वहाँ पर संभावना बहुत कम रहती है। रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इनको आप कर सकते हैं, इनको आप इजीली कर सकते हैं अगर आप एक हफ्ता भी मेहनत कर लेंगे, एक वीक की भी अगर आपकी मेहनत है, थोड़ी सी पीवाईक्यू लगा लेंगे किस तरीके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 12 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। तो मेन फोकस अगर आपको करें रीजनिंग वाले क्वेश्चन पर, और इस पर आपको 3 महीने फोकस नहीं करना है, ये 5-7 दिन में आप इसको निपटा देंगे। करंट अफेयर्स को थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखें, 25 क्वेश्चन ये हो गए, ये दूसरी वाली अप्रोच है। ये वाली अप्रोच मैंने कैसे बताई थी, ये अप्रोच इस तरीके से मैंने बताई थी कि आप बुरी से बुरी कंडीशन में इतने इतने क्वेश्चन भी करेंगे तब भी आपका 80 तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये कहानी खराब होती है जब आप अपने कॉन्फिडेंस को यहीं पर लूज कर देते हैं और एग्जाम में जाके पहले से घबरा घबरा के वहाँ पे बैठ जाते हैं। बड़े धैर्य के साथ में अगर चीज़ों को समझते हुए, गलत मतलब नहीं आ रहा है, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 6 क्वेश्चन है, छोड़ो ना, आगे बढ़ो। और अगर स्टार्टिंग में ही कहानी खराब हो रही है, क्वेश्चन ऐसे आगे के बाउंसर टाइप के शुरुआत में क्वेश्चन आएंगे, तो मोटिव अपना डाउन ना हो, अपना जो कह सकते हैं कि आत्मविश्वास नीचे न जाए, तो पेपर को पीछे से करना सॉल्व कर दो, पीछे से मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो पेपर को। तो कभी कभी ऐसा होता है स्टार्टिंग में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ दिखाई देते हैं, वो पीछे बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अगर स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चन है तो वहीं पर बंद करो और क्वेश्चन पेपर को पीछे से खोल लो, वहाँ से स्टार्ट कर दो। तो किसी भी हालत में अपना जो आत्मविश्वास है वो वहाँ पर लूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये बुरी से बुरी कंडीशन थी। सेकंड अप्रोच, इसमें हमको क्या करना है, अगर आप ये दूसरी वाली अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, ये विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए जो थोड़ा सा पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो लगभग 7-8 महीने से लगे हुए हैं कि हमको आरओ बनना है, आरओ बनना है, तो ये उनके लिए है। तो क्योंकि उन्होंने जब 7-8 महीने से तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने चीज़ों को पहले थोड़ी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा होगा, यानी लगभग एक बार सिलेबस तो उन्होंने मतलब एक बार तो कम से कम सिलेबस उन्होंने पूरा कर ही लिया होगा। तो यहाँ पर देखें तो रीजनिंग के 12 क्वेश्चन, करंट के 25 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, यूपी के 20 क्वेश्चन, और इसमें अगर आप ऐड करें तो आप इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनको भी मैंने एक साइड में रखा है, फिलहाल मैंने उसको एक साइड में रखा है। तो ये 4 पोर्शंस के क्वेश्चंस को आप जोड़िए, 25, 20, 45, 20, 65, 67 और 10, 77, ये 77 क्वेश्चन हो गए। अब क्योंकि आप पिछले 5-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं और आपको मैं अगले 3 महीने क्या कह रहा हूं कि बहुत ज़्यादा टाइम इन्हीं 4 पोर्शंस पर देने के लिए बोल रहा हूं। करंट अफेयर्स, रीजनिंग वाले पोर्शन पर ध्यान इसमें नहीं देने की जरूरत पड़ेगी, कोई 3 महीने तक आप रीजनिंग पढ़ने रहेंगे, ये कोई अच्छा फैसला नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें 7-8 दिन में कवर की जा सकती हैं। तो करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, यूपी, इसके अलावा आप कोई एक सब्जेक्ट और ले लें, जैसे ज्योग्राफी वाले पोर्शन को उठा लें। तो इन्हीं 3-4 चीज़ों को अगर आप 3 महीने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ें, तो इनको मिलाकर के जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो 77-80 के आसपास क्वेश्चन हो रहे हैं। तो अगर आप 3 महीने तक यही पढ़ेंगे तो लगभग आप 50 क्वेश्चन मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि आप सिर्फ इन्हीं को पढ़ रहे हैं। 5 से 6 घंटे अगर आप इसी पर खर्च कर रहे हैं, करंट अफेयर्स पर, हिस्ट्री पर, यूपी पर, है ना, इसके अलावा आप ज्योग्राफी वाले पोर्शन को, इसको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो यहाँ पर अपेक्षा ये की जा सकती है कि आप 80 के आसपास क्वेश्चन में से 50 के आसपास क्वेश्चन कर पाएं। अब मान करके चलिए 77 क्वेश्चन हैं, 77 क्वेश्चन में से आपको पता है 140 प्रश्न आते हैं। 140 प्रश्नों में से अगर 77 प्रश्नों को हटा दिया जाए तो बचे प्रश्न कितने हुए आपके? 63 प्रश्न हुए। अब इन 63 प्रश्नों को आपने थोड़ा बहुत, ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नई नहीं होंगी, जैसे पॉलिटी ऐसी बात नहीं आपने पढ़ी नहीं हो, और हिस्ट्री जैसे जो ज्योग्राफी है वो ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी हो, है ना, इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हो, साइंस ऐसा नहीं है कि जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हो। तो 63 क्वेश्चंस में से अगर आप बिल्कुल मतलब इस पर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, मतलब तैयारी लूसेंट लेवल की तैयारी भी अगर इन 63 क्वेश्चनों की करेंगे, तो मैं ये आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये चीज़ रिकॉर्ड कर लीजिएगा, वीडियो में डिलीट नहीं करता हूँ, कि अगर आप लूसेंट लेवल की भी तैयारी करेंगे इन 63 प्रश्नों के लिए, तो इसमें से बुरी से बुरी स्थिति में 25 तो आपके आ ही जाएंगे। और 50 और 25 मिलाकर के आपके कितने हो जाएंगे? 75। 55 अगर आप हिंदी में कर देते हैं तब भी आपका प्री निकल रहा है। ये 2 अप्रोच हैं, जो भी अप्रोच आपको सही लगे। ये अप्रोच ऐसी नहीं है कि मतलब मैं आपको किसी और पर्पज से बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कठिन न करके एक सही तरीके से चीज़ों के ऊपर ये विचार करना स्टार्ट करें कि कोई भी चीज़ बड़ी मुश्किल नहीं है, बस मतलब हमारा जो नज़रिया होता है ना चीज़ों को देखने का, वो थोड़ा सा अलग होता है, वही चीज़ों को सरल या कठिन बनाता है। तो नज़रिया चेंज करना है, नज़रिया बदलोगे तभी परिणाम जो है आपको मिलना स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आपको पढ़ना क्या है, ये सारी चीज़ें जो आपको बताइए, ये आपको तैयार कहाँ से करनी है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये मान करके चल रहा हूँ, कम से कम आप पिछले 3 महीने से पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही, जैसे मान के चलो 9 तारीख को नोटिफिकेशन आया और आज से ही आपको एक मतलब भविष्यवाणी हुई कि बेटा आज से ही आरओ की तैयारी करना, तो आप उस टाइप के तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपने थोड़ी बहुत चीज़ों को पहले पढ़ रखा होगा, बिल्कुल भी आप शून्य नहीं है, मैं ये मान करके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो बुक लिस्ट, अब जो आने वाला समय है लगभग 3 महीने का समय आप मान करके चलें, तो इस 3 महीने के समय में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ये ऐसे लोगों के लिए है जो कहीं से कोचिंग नहीं करते हैं, सेल्फ अपनी स्टडी कर रहे हैं। जो कोचिंग से पढ़ रहे हैं उनको डायरेक्शन कोचिंग से मिल रहा होगा। तो आपको करना क्या है इन 3 महीनों में कि जो करंट अफेयर्स है
आपको ये कहते हुए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे करंट पर ध्यान नहीं देना है, लास्ट में देखने। भाई साहब ये गलती मत करना, बाकी आपके विवेक की बात है। 25 नंबर का जो पोर्शन आ रहा है और जहां से प्रश्नों के मिलने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, यानी आप इतिहास के प्रश्नों को देखें, आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को देखें, आप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखें, तो कभी कभी इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं जो किताबों में भी आपको नहीं मिलती। लेकिन करंट अफेयर्स की मैं बात करूं, 25 नंबर का पोर्शन है और जिसमें से प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस के फंसने की बहुत ज़्यादा है ना। तो इसको आप बिल्कुल अंत के लिए नहीं छोड़ सकते सर, ये चीज़ें आपको अभी से तैयार करनी पड़ेंगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि यूट्यूब की करंट देखने से सर जी काम चलेगा नहीं, तो आपको जागने की ज़रूरत है। केवल YouTube की करंट देखने से अगर आप करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से कर पाए पेपर में, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, आपकी सोच कुछ अलग हो सकती है। करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए अभी फरवरी से लेकर के अगस्त तक का घटनासार का जो अर्धवार्षिकी वाला संकलन आता है वो मार्केट में आ चुका है। घटनासार उठा लाइए फरवरी वाली, फरवरी से लेकर के अगस्त तक का है, ठीक है। और वो किताब ऐसी है, पतली सी किताब है, हालांकि पेजेस की संख्या उसमें ज़्यादा रहती है लेकिन साइज उसका छोटा रहता है। तो अगर आप तैयारी करेंगे उसकी, तो मतलब याद करने पे फोकस नहीं करना, पढ़ना है बस, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, हाईलाइट मत करना बिल्कुल बिल्कुल भी, पढ़ते जाओ, केवल एक कैजुअल रीडिंग जो होती है वो करते चले जाओ। इसके बाद में क्या करना है, क्रॉनिकल का नाम आपने सुना होगा, पतली वाली आती है। क्रॉनिकल से नोट्स, अच्छा इनमें से किसी भी चीज़ के नोट्स नहीं बनाने आपको, ये याद रखिएगा। घटनासार पढ़ रहे हैं नोट्स मत बनाना। अब जो क्रॉनिकल की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगस्त तक का यहाँ पर आपको घटनासार में मिल जाएगा। अगस्त लगभग 15 अगस्त तक के आसपास से आई होगी, तो अगस्त की क्रॉनिकल, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्रॉनिकल हर महीने की लेते चलना। पतली सी किताब आती है जिसको आप 2 से 3 दिन में निपटा देंगे। अगर आप उसी किताब को लेकर बैठेंगे तो 2 दिन से ज़्यादा उसको पढ़ने में नहीं लगेगा। और उसमें भी बहुत सारे पोर्शन ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ने नहीं होते हैं, जो काम काम की चीज़ें हैं वो उसमें से पढ़ना है आपको। बहुत पतली सी जो है मैगजीन होती है क्रॉनिकल, यानी घटनासार आपको पढ़नी है। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक की क्रॉनिकल की किताबें आप जो है, जैसे अगस्त पिछले महीनों की आपने नहीं पढ़ी हैं तो अगस्त सितंबर के लिए आना, 2-2 दिन उसमें लगेंगे, उसको आराम से आप कवर कर लेंगे। मैं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, टाइम भी आपको बताने में ले रहा हूँ, क्योंकि इस पोर्शन को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ध्यान से देखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन चीज़ों को समझना है तो थोड़ी सी आपको टाइम देना पड़ेगा। फिर मत देना, क्योंकि मैंने पहले ही आपको दोपहर में बोल दिया था कि मैं इस तरह की वीडियो बार बार नहीं बनाता, एक ही बार बनाता हूँ। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की क्रॉनिकल पतली वाली ले लीजिएगा और उसको एक एक बार रीड करते चलिएगा, ठीक है। इस पर बहुत ज़्यादा आपको नोट्स बनाना कि उसमें से भी आप जो है लिखना स्टार्ट कर दें, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको पता है पेपर के टाइम पर घटनासार और आई दृष्टि आएगी। घटनासार और आई दृष्टि आएगी, तो इनको अगर आप एक एक बार पढ़ते चलेंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि क्रॉनिकल पर आपको रिवीजन 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 करते रहना, मत करना, केवल एक बार पढ़ जरूर लेना इनको, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और जो अगस्त तक का है फरवरी से, वो वाला पोर्शन घटनासार से आपका कवर हो जाएगा, है ना। और लास्ट में आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये केवल आप पढ़ करके जाएं, पेपर का टाइम हो तब तक आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हो, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जो पढ़ते होंगे या जो क्रॉनिकल हर मंथली लेते होंगे उसको पढ़ते होंगे तो उनको पता होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2 दिन में खत्म हो जाती है ना। तो घटना चक्र और क्रॉनिकल ये आप जो है लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि लास्ट में पेपर के टाइम पर जब घटना चक्र की या घटनासार वाली जो बुक आएगी, आई दृष्टि घटना चक्र निकालता है वो, या घटनासार, इनमें से कोई एक ले लेना। बहुत से लोग दोनों को फॉलो करने के लिए बोलते हैं, मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन के लिए आपको अगर पूरी किताब पढ़नी पड़े तो वो एक सही फैसला नहीं है। तो आई दृष्टि लेना या घटनासार लेना, जो आपको अच्छी लग रही है, जिसकी लैंग्वेज आपकी समझ में आ रही है, वो किताब ले लेना। तो यहाँ से आप पढ़ते चलेंगे, लास्ट में घटनासार आएगी या आई दृष्टि आएगी, उसको फिर 1-2 बार अच्छी तरीके से पढ़िएगा। और उसको पढ़ने में आपको समय इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आपने चीज़ें पहले से कवर कर रखी हैं। यहाँ पर आपने घटनासार को एक बार पढ़ा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जो घटनाएं होंगी, जो करंट से जुड़े हुए तथ्य होंगे, वो आपके लिए नए इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आपने चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ रखा है। तो घटनासार को कवर करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी जैसे ही आप उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो पिछले वाले सारे महीनों का ही कंपाइलेशन होगा। जो पेपर टाइम पर आएगी घटनासार, वो पिछले सारे महीनों का ही कंपाइलेशन होगा। जब आप उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें आपको रिकॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी कि पहले हमने ये पढ़ा था, वो पढ़ा था, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी थी। तो इस तरीके से करंट को आपको तैयार करना है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको करंट के लिए कुछ अलग से या कोई विशेष रूप का कोई बैच लेने की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यही कहा है कि यूट्यूब की करंट देखने से काम नहीं चलेगा। यूट्यूब पर आप बहुत सारे करंट अफेयर्स देखते हो, क्योंकि यूट्यूब की जो करंट है ना, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होती है। जिसको जहाँ से क्वेश्चन मिल गया वो वहाँ पे चिपका करके चला आता है, तो वो एग्जाम ओरिएंटेड करंट नहीं होती है। हाँ, आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि इनमें से अगर, जैसे बहुत सारे लोग अब क्या करते हैं कि किताबों को बिल्कुल एज इट इज़ पीडीएफ बना करके एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर किसी की घटनासार वाली वीडियो पड़ी है, आई दृष्टि वाली वीडियो पड़ी है, या किसी ने क्रॉनिकल को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो वीडियो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ मत देखिएगा, किसी भी व्यक्ति के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है ना। तो करंट का ये अपना प्लान रहेगा। इसके बाद में हिस्ट्री का क्या रहेगा, हिस्ट्री में पीवाईक्यू सबसे पहले देखने हैं आपको, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आइडिया होता है कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं और हमको क्या पढ़ना है।
पीवाईक्यू देखने हैं और हिस्ट्री में विशेष रूप से मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देना है। मैं आपको ये सलाह दूंगा, व्यक्तिगत सलाह, कि एंशिएंट और मेडाइवल को अलग से किसी स्टैंडर्ड बुक से नहीं पढ़ना। समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि पीवाईक्यू पढ़ने ही पढ़ने। पीवाईक्यू तो आपको सबके लगाने हैं, जितने भी सब्जेक्ट आ रही हैं पेपर में उन सबके पीवाईक्यू आपको लगाने लगाने। मैं भी आपको पीवाईक्यू यहाँ से करा रहा हूँ। जो पिछले प्रश्न पूछे गए वो मैंने यहाँ पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं। इसके अलावा मेडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कल मिल जाएगी सुबह वीडियो, ठीक है, मध्यकालीन की। मॉडर्न के बना रहा हूँ वो भी 1-2 दिन में आपको लिए डाल दूंगा। तो पीवाईक्यू आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। आपके पास कोई बुक हो तो आप इन वीडियोस को भी मत देखना, जो मैं आपको पीवाईक्यू दे रहा हूँ ये भी नहीं देख रहा हूँ। उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आप बुक से पीवाईक्यू को थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपके लिए हेल्प ये मिल जाएगी कि मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा पीवाईक्यू वाली, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा कि वो सब्जेक्ट वाइज होगी तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, खोल खोल के कभी बीच में देख लीजिएगा जब किताब पढ़ रहे हो। तो पीवाईक्यू तो आपको लगाने ही लगाने हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है। कभी कभी पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो पीवाईक्यू छोड़ना नहीं है। तीनों पोर्शंस में से, हिस्ट्री के में से, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना है। ज़्यादा क्वेश्चंस की संख्या, लगभग 12 से 14 प्रश्नों की संख्या अकेले मॉडर्न हिस्ट्री से पूछी जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से तैयार करनी है, ध्यान से सुनिएगा, पूर्वावलोकन ले लो। और वैसे जो पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं उनके पास पूर्वावलोकन होता भी है, तो केवल पूर्वावलोकन लगाइएगा और किसी स्टैंडर्ड बुक के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसलिए उसके लिए प्री के लिए अलग तैयारी और मेंस के लिए तैयारी थोड़ी करेंगे। तो उसकी जो है कि इंटीग्रेटेड तैयारी होती है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड बुक जो है पढ़ी जाती हैं। आरओ यारो के लिए स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पर फोकस करें, फैक्ट्स पर फोकस करें। और जहाँ पे बात आ रही है कि गत वर्षों के प्रश्न पत्रों की, या फिर बहुत से लोग टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो वहाँ पर केवल क्वेश्चंस पर ही फोकस करें, फैक्ट्स पर ही फोकस करें। मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दें। पूर्वावलोकन से आप इस वाले पोर्शन को कवर कर सकते हैं। पीवाईक्यू, पूर्वावलोकन ये लगा लेते हैं, 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपका काम यहाँ से हो जाएगा। एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए, प्राचीन और मध्यकालीन भारत के लिए आपको क्राउन लेवल या लूसेंट लेवल की ही तैयारी करनी है, समझिएगा। एंशिएंट और मिडाइवल किसी अलग किताब से, प्राचीन भारत की एक अलग किताब ले आए, मध्यकालीन भारत की किताब लाए, अलग से नहीं लानी है। उसकी तैयारी प्राचीन और मध्यकालीन की, जैसे देखिए 2 किताबें हैं। लूसेंट जनरली आप सभी लोगों के पास होती है, और जैसे मेरे पास लूसेंट है, और क्राउन की बुक है वो भी मुझे काफ़ी ठीक लगती है, क्योंकि लूसेंट में फैक्ट्स जो दे रखे होते हैं उनमें क्या है कि कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है, एक क्रमबद्धता नहीं दे रखी होती है। फैक्ट 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 दे रखे होते हैं, और वो फैक्ट काम के भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा काम के नहीं होते हैं। लेकिन क्राउन वाली बुक में फ़र्क क्या है कि क्राउन में वही फैक्ट्स क्रमबद्धता के क्रमबद्ध तरीके से उन चीज़ों को बताया जाता है, जिससे कि पढ़ने पर ऐसा नहीं लगता कि कहीं से ऐसा हो रहा है कि कहीं से कुछ चीज़ आ गई, कहीं से कुछ चीज़ आ गई, मतलब एक जो है क्रमबद्धता बनी रहती है। तो वो क्राउन पब्लिकेशन की बुक है, जीके की, लूसेंट टाइप की ही किताब है। तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत के लिए आपको लूसेंट या क्राउन पब्लिकेशन टाइप की जो किताबें आती हैं उसी से आपको इन चीज़ों को पढ़ लेना है। 10-10, 12-12 पेज में एंशिएंट और मिडाइवल उसमें खत्म होगी। लूसेंट में भी आप देखेंगे तो मुश्किल से 15-20 पेज जो है इसके होंगे। 10-12 पेज में आपकी प्राचीन खत्म हो जाएगा, 10-12 पेज में आपका मिडाइवल खत्म हो जाएगा। तो वो लेवल की जो फैक्ट्स हैं बस उनको देख लीजिएगा, प्राचीन मध्यकालीन में अलग से किताब मत पढ़िएगा। मॉडर्न हिस्ट्री पर आप पूर्वावलोकन पढ़िएगा, है ना। तो वैसे इतिहास का पूर्वावलोकन एक ही आता है, तो उसमें आपको प्राचीन मध्यकालीन मिल जाएंगे, लेकिन इसको अलग से पढ़िएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर आप थोड़ा सा अगर पसंद करना चाहें तो मेरे खुद के वीडियोस पड़े हुए हैं इसी चैनल पर। और मैंने बुक कौन सी कंप्लीट कराई है, मैंने बुक कराई हुई है एस के पांडे की किताब, ठीक है। एस के पांडे की बुक को मैंने कवर कराया हुआ है। उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट अभी बचा है, उसको मैं अलग से अपने लिए भी तैयार करूंगा, तो मैं आपको चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। तो अगर आप कंटेंट को वैल्यू देते हैं, अगर आप कंटेंट को पसंद करते हैं, तो आप इन वीडियोस की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने एस के पांडे की पूरी किताब पढ़ाई है। मेरे ऊपर मत जाइएगा, मैं क्या हूँ या मैं कितना बड़ा चैनल चला रहा हूँ उसके ऊपर मत जाइएगा। मैंने एस के पांडे की बुक को पूरा का पूरा चैप्टर वाइज कवर कराया हुआ है, तो उस वीडियोस को आप वहाँ पे देख सकते हैं, उनको बहुत जल्दी कवर भी कर सकते हैं। तो ये जो है आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन हो गया। पीवाईक्यू, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस, पूर्वावलोकन से तैयारी करनी है। एंशिएंट मिडाइवल के लिए अलग से बुक नहीं पढ़नी है, केवल लूसेंट लेवल की तैयारी आपको एंशिएंट मिडाइवल की करनी है। ज्योग्राफी के लिए इंडियन ज्योग्राफी पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे एज कम्पेयर टू वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी अगर आप देखेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी को थोड़ा सा ज़्यादा देखेगा। नदियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, इस तरह की चीज़ें जो हैं उन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखेंगे। पढ़ना कहाँ से है, पीवाईक्यू पढ़ने ही पढ़ने। देखिए पीवाईक्यू तो सबके लगाने हैं, इसके अलावा आप ज्योग्राफी के लिए पूर्वावलोकन पढ़ें, इसके अलावा कोई अन्य किताब की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। पीवाईक्यू अगर आप करते हैं, पूर्वावलोकन आपको 2-3 बार उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, तो ज्योग्राफी के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। सेंसस मैं करा दूंगा, ठीक है। जनसंख्या नगरीकरण वाला पोर्शन है पूरा का पूरा मैं आपको करा दूंगा, वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अभी बता दूंगा मुझे, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं
खुद यहाँ पे आपको कंप्लीट कराऊंगा। और आगे मैं आपको बता दूंगा, कल एक शाम को वीडियो रिलीज़ करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से और आपका जब तक पेपर होगा तब तक क्या क्या चीज़ें यहाँ से आपको मिलती रहेंगी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती रहेंगी। ठीक है, सेंसस मैं करा दूंगा, इसकी आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल शॉर्टलिस्ट करके चीज़ों को, और नोट्स फॉर्म में सारी चीज़ें सेंसस की मैं यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पॉलिटी के लिए मैं आपको सलाह दूंगा, पीसीएस 2023 के प्रीलिम्स से पहले पहले मैंने पॉलिटी की एक सीरीज़ चलाई थी। प्रीलिम्स के पहले की मैंने एक वीडियो जारी की थी कि आप देखेंगे प्रीलिम्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी सीरीज से होंगे। और जब पेपर हो गया था उसके बाद भी मैंने प्रूफ के साथ में एक वीडियो बनाया था। मैंने कहा था देखिए 23 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन छोड़ के 22 क्वेश्चन इन्हीं पीडीएफ से पूछे गए। तो वहाँ पे क्या है कि वो छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं है। और आप चाहें तो एक दिन में अगर ऐसे बैठ जाएंगे ना कि आप आज हमें पॉलिटी पढ़नी है, तो सुबह अगर बैठ गए शाम तक उसको कंप्लीट कर डालेंगे पूरी पॉलिटी को, तो चाहें तो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। मैं खुद अपनी ही वीडियो देख करके तैयारी करूँगा, मैं अपना जो रिवीजन करूँगा मैं खुद की ही वीडियो देखता हूँ। तो क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो सिस्टम है क्या है कि मैं जो अपने लिए चीज़ें तैयार करता हूँ वही आपके लिए यहाँ से प्रोवाइड करता हूँ। तो मैं जब रिवीजन करूँगा पॉलिटी का तो मैं खुद अपनी ही वीडियोस को देखूंगा। और इसकी मैं आपको सलाह इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जो पीडीएफ है पूरा का पूरा, जो 40 आपकी क्लासेस हैं फ्रॉम चैप्टर 1 टू द लास्ट, पूरा का पूरा पॉलिटी कवर किया हुआ है। आप रिव्यू देख सकते हैं, 2023 के प्रीलिम्स का पेपर चेक कर सकते हैं। प्रीलिम्स से पहले पहले मैंने सारा कराया था, एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं है। टोटल क्वेश्चन जो है पॉलिटी के वहाँ से पढ़े। और मैं थोड़ी देर पहले कह भी रहा था कि पॉलिटी के क्वेश्चंस थोड़े से ईजी रहते हैं और पॉलिटी वाला पोर्शन आसानी से टैकल किया जा सकता है। तो एक दिन में आपकी पॉलिटी खत्म हो सकती है अगर आप थोड़ा सा पॉलिटी पर ही फोकस करके सुबह बैठ जाएंगे, शाम तक खत्म कर देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पर पड़ी हुई है, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स का एक तो करंट वाला पोर्शन होता है, एक उसका स्टैटिक पोर्शन होता है। स्टैटिक पोर्शन मैंने इसी पर कंप्लीट कराया हुआ है चैनल पर, उसमें सारे टॉपिक हैं। एनसीईआरटी भी मैंने कंप्लीट कराई है, लेकिन एनसीईआरटी इस क्रम में आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगी नहीं, तो मैं सलाह उसकी आपको दूंगा नहीं। एक और प्लेलिस्ट बनी हुई है इकोनॉमिक्स की, वो भी मैंने यूपीपीसीएस 2023 के प्रीलिम्स से पहले पहले कंप्लीट कराई थी। उसमें 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे आपको और देने हैं। अगर आपको वो पसंद आता है, उसमें कंटेंट आपको ठीक लगता है, क्योंकि मैं अपने रिवीजन के लिए बात करूँ तो मैं उसी से रिवीजन आपका अपना करूँगा, क्योंकि वो मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, वो मैंने लिख के ही बनाया था। हैंड रिटन फॉर्म में ही मैं चीज़ें तैयार करता हूँ, आपको पता है। तो वो शॉर्ट नोट्स जो हैं, उसके जो सिंपल फैक्ट्स जो होते हैं, स्टैटिक पोर्शन जो होता है इकोनॉमिक्स का, वो जो है मैं वहीं से कंप्लीट करूँगा। चाहे तो आप भी वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा करंट के जो भी फैक्ट्स होंगे इकोनॉमिक रिलेटेड, वो आप करंट अफेयर्स जब करेंगे वहाँ से कवर हो जाएंगे। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यू जरूर लगा लीजिएगा, और वो मैं यहाँ से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपके पास किताब है तो पीवाईक्यू मेरे देखने की जरूरत नहीं है, आप पीवाईक्यू अपनी किताब से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद में आता है यूपी। यूपी के लिए तथ्यसार खरीद लीजिएगा, घटना चक्र की तथ्यसार। ठीक है, इसमें कुछ करंट वाला पोर्शन भी कवर रहता है और आपका स्टैटिक पोर्शन भी कवर रहता है। बहुत लंबी किताब होती नहीं है, पढ़ने में बहुत आसानी रहती है, इसको बड़ी सिंपल सी इसकी लैंग्वेज होती है। घटना चक्र का तथ्यसार यूपी के लिए खरीद लेना, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। और अगर जो लोग जैसे यूपीपीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे होंगे तो उन्होंने एक किताब देखी होगी, या तो वो वाणी से तैयारी करते होंगे, परीक्षा वाणी की बुक जो आती है, या एक राकेश सारस्वत जी की बुक आती है यूपी स्पेशल की, बहुत शानदार किताब है, मेंस पर्सपेक्टिव से, प्री और मेंस दोनों ही कवर होते हैं उससे। अगर आपने पहले राकेश सारस्वत को ले रखा था या पढ़ रखी थी तो आपको फिर तथ्यसार नहीं लेना है, उसी बुक का रिवीजन कर लेना, आपके यूपीपीसीएस 2024 में भी काम आ जाएगी, है ना। तो तब अलग से तथ्यसार मत पढ़ना। अगर आपने राकेश सारस्वत नहीं पढ़ी है पहले तो आप तथ्यसार पढ़ें। ठीक है, मैं परीक्षा वाणी की भी सलाह नहीं दूंगा, परीक्षा वाणी भी मत पढ़ना, तथ्यसार पढ़ना आप, घटना चक्र का तथ्यसार। और प्लस पीवाईक्यू तो वो हर एक में पढ़ने ही पढ़ने आपको। यूपी स्पेशल के जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक आरओ एग्जाम में, वो सारे लगा लेना। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में सिर्फ पीवाईक्यू और पूर्वावलोकन, इसके अलावा दूसरी चीज मत पढ़ना। साइंस में सिर्फ पीवाईक्यू और पूर्वावलोकन, सिर्फ पीवाईक्यू और पूर्वावलोकन। मैं साइंस की एक अलग बुक फॉलो करता हूं, जैसे मैंने साइंस, क्योंकि मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से था, तो मैंने साइंस वाली बुक जो है काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हैं, तो मुझे पर्सनली इस पोर्शन में दिक्कत नहीं होती है। तो साइंस वाला जो पोर्शन था मेरे पास, एक हरियंत का एनसाइक्लोपीडिया करके बुक थी, और वो बहुत मोटी किताब है थोड़ी सी, क्योंकि अगर आप वो स्टार्टिंग से तैयारी करते हैं तो आप उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें साइंस एंड टेक वाला पोर्शन भी कंप्लीट किया हुआ होता है, तो वो आपको इस टाइम पे थोड़ी पढ़नी है। अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको साइंस में सिर्फ पीवाईक्यू लगाने हैं, पूर्वावलोकन पढ़ना है, पीवाईक्यू पूर्वावलोकन। ठीक है, क्राउन वाला मैंने इसलिए लिखा है कि क्राउन वाले पोर्शन में भी बायोलॉजी वाला पोर्शन बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है, मतलब लूसेंट लेवल का जो होता है, तो वो भी जो है साइंस के लिए पर्याप्त है, पीवाईक्यू अगर आप लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कोई अलग से साइंस की किताब लेकर के आपको नहीं पढ़ना है, ये यकीन मान करके चलिएगा। मैं आपको बहुत ही लिमिटेड सोर्स बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ इसमें से ज़्यादातर सोर्सेज ऐसी होंगी जो आपके पास होंगी भी, आपको मार्केट से खरीद कर भी नहीं लानी पड़ेगी। और एग्जाम निकालने का तरीका भी ये होता है कि गट्ठर न बना करके जो सीमित सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करें, और उनका इस्तेमाल हम बार बार करें, उनको बार बार रिवाइज करें, तभी चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से हो पाती हैं। आप अगर 140 क्वेश्चन के पीछे भागेंगे तो 14 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो
आपको पीवाईक्यू तो इसके भी लगाने हैं क्योंकि ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर में मिल जाएंगे। बाकी का जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है ये भी आपको मैं ही करा दूंगा यहाँ से अलग से, बेशक आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। एग्रीकल्चर और आपका सेंसस वाला पोर्शन और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ से करा दूंगा, जो आपको कहीं से नहीं मिले, किसी स्पेसिफिक किताब में जो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, जैसे आपका क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, मिनरल प्रोडक्शन हो गया, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा क्योंकि मुझे अपने लिए भी वो सारी चीज़ें तैयार करनी है। ठीक है, इसके लिए इसके बाद में आता है आपका विविध वाला पोर्शन। तो विविध वाले पोर्शन में ये तो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। मिसलेनियस वाला पोर्शन आप कहाँ से करेंगे, तो आपके पास जो लूसेंट की किताब है या आपके पास क्राउन पब्लिकेशन की किताब है तो उसके पीछे जो भी दे रखे होते हैं देश, राजधानी वगैरह, खेल वगैरह, है ना, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं अलग अलग, तो वहाँ से जो है मिसलेनियस वाले पोर्शन को आप कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारी किताबें आपको ऐसी मिल जाती हैं पीवाईक्यू की जिसमें कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस को बांटा गया होता है, तो उसमें जो विविध वाले पोर्शन में जितने क्वेश्चन हो उन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। वैसे पीवाईक्यू वाले सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, आधे मैंने करा दिए, आपको 2-3 दिन के अंदर अंदर पूरे के पूरे पीवाईक्यू जो है आरओ एग्जाम के वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, 2-3 चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ। एनवायरमेंट कंप्लीट कराई दिया मैंने आपको, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करा दी, इसके अलावा मैंने आपको जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अलावा मैंने आपको प्राचीन भारत भी कंप्लीट करा दिया। तो धीरे धीरे वो मेरे पास बने रखे हैं, बस मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ कैसे भी करके, तो वो वीडियो बना करके मुझे आपको देने हैं। ठीक है, रीजनिंग कहीं से भी करो भैया, पर करो। रीजनिंग के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आप बहुत बड़ी मोटी किताब ले आना, अगर आप पीवाईक्यू भी लगा लेंगे इसके जो भी पुराने सालों के जो हैं, अब आप नॉर्मल यार वो जो आता है आपका क्या कहते हैं, ये जो अल्फ़ाबेट टाइप की रीजनिंग होती है, इसके लिए आपको किसी विशेष ग्रंथ की जरूरत थोड़ी है। अगर आप आरओ का पेपर दे रहे हैं तो आपकी उम्र 21 वर्ष से ज़्यादा ही होगी, जाहिर सी बात है ना, 21 वर्ष से ज़्यादा ही होगी। तो 21, 22, 24, 25 के आप हैं तो इतना कॉमन सेंस है कि ये जो अल्फ़ाबेटिक जो रीजनिंग होती है वो आप कर ही सकते हैं, है ना, बड़ी नॉर्मल सी रीजनिंग आती है, तो ये कहीं से भी आप कवर कर लीजिए। मैं कहूँगा कि अगर आप पीवाईक्यू भी लगा लेंगे तो आराम से काम हो जाएगा। ये तो जीएस की चर्चा होगी। सर हिंदी की चर्चा पे आते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस पेपर का, और इसको जो है हमें कोशिश ये करनी है कि इसमें मैक्सिमम स्कोर हम कर सकें। सबसे पहले हिंदी के लिए क्या करना है, यूपी पीसीएस में जो दूसरा वाला पेपर होता है सी सेट में भी आपको पता है हिंदी पूछी जाती है। हिंदी के जितने भी क्वेश्चंस हों उन सबको कैटेगरी वाइज निकाल लीजिएगा और उनका रिवीजन कीजिएगा। कैटेगरी वाइज मतलब आप देख लीजिएगा अपने आरओ के पेपर में क्या क्या आ रहा है, विशेष विशेषण आ रहा है, तत्सम तद्भव आ रहा है, विलोम आ रहा है, पर्यायवाची आ रहा है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें अगर उसमें पूछी गई हैं तो उन चीज़ों को निकाल करके एक पेज पर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा आरओ एआरओ के पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं कैटेगरी वाइज उनको निकाल लीजिएगा, उनको लगाना है आपको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिलेंगे, बहुत सारे। ठीक है, तो आरओ के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं हिंदी के वो आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाने हैं और एक प्राइमरी सोर्स के तौर पर तैयार करके जाने हैं, मतलब ऐसे तैयार करके जाने का यही है सब चीज़। वो आप मतलब उसको ये मत समझिएगा कि केवल हम आइडिया के लिए चीज़ें पढ़ रहे हैं या थोड़ा बहुत देखने के लिए कि किस तरीके क्वेश्चन, ना, उसको इस तरीके से आपको पढ़ना है कि यही पूछा जाना है। तो आरओ के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं वहाँ पर हिंदी का जो पोर्शन है उसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। यूपी पीसीएस के सी सेट में से भी आप जो है प्रश्नों को निकाल लीजिएगा। बुक कौन सी इस्तेमाल करनी है प्रीलिम्स के लिए, मैं आपको सलाह दूंगा सर डिकोड एग्जाम की बुक। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, और बेचारों का उनका प्रमोशन हो रहा है अपने आप ही, क्योंकि उनका कंटेंट अच्छा है डिकोड एग्जाम वालों का, क्योंकि वो भी यूट्यूब चैनल ही है और बहुत अच्छी किताब है। खास करके वो लोग आरओ से जुड़ी हुई वीडियो बनाते हैं और बड़े ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा फालतू का आडंबर नहीं करते हैं, जैसा कि जो मुझे पसंद है नहीं। कहीं पे भी कोई टीचर करता है तो मुझे अच्छा लगता है, टीचर का मतलब शालीनता, तो वो वहाँ पे दिखती है, ठीक लोग लगते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। उनकी बुक मेरे पास है, ये मेरा पर्सनल रिव्यू है इस चीज़ का। डिकोड एग्जाम की बुक जो है, जैसे बहुत से लोग हरदेव बाहरी वाली जो बुक है उनके बारे में, या जो और बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड बुक है उनके बारे में बात करते हैं, तो ये किताब जो है उन्हीं किताबों के एक कह सकते हैं निचोड़ के रूप में उन्होंने तैयार करी है ना। तो बहुत अच्छा कंटेंट है, इस बुक को फॉलो कीजिए। और ये बुक ऐसी है, इसको आप एग्जाम तक 2-3 बार निपटा देंगे। इसको निपटा देते हैं, आरओ के पूरे पीवाईक्यू लगा लेते हैं, सी सेट में से क्वेश्चंस को निकाल लेते हैं, तो इतने में आपका काम हो जाएगा। और अगर समय बचता है तो एक काम और कर लीजिएगा सर, आदित्य पब्लिकेशन की जो किताब आती है, अब नई वाली जो बुक आ रही है आदित्य पब्लिकेशन की, उसमें पूरे कॉन्सेप्ट को, मतलब पूरे के पूरे जो चैप्टर में दे रखे हैं उनको ना देखते हुए पीछे उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, उनको लगा लीजिएगा। इतने में मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 55 के आसपास आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जितना बता रहा हूँ इतना कर लेना, 55 के आसपास आप निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे अगर ठीक तरीके से तैयारी करते हैं। और 55 के आसपास पहुंचना ही पहुंचना पड़ेगा मित्रों, ये बात मेरी याद रखना। ठीक है, बाकी एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल भैया जी एंड बहना जी। आगे चलते चलते कुछ स्पेशल टिप्स। पहली चीज़, यूट्यूब पर भौकाल आने वाला है, यूट्यूब के मैराथनों से बच करके रहना, ये मेरी सलाह है, बाकी आपकी मर्जी है। फंस जाओगे भंवर जाल में, कोई फायदा नहीं होगा। हो सके तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, अभी मिल जाए तो अभी ज्वाइन कर लेना। और हाथ जोड़ करके निवेदन है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के चक्कर में मत पड़ना, पेपर ऑफलाइन होगा। पीडीएफ फॉर्म में कहीं से मिल जाएं, या आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं, दिल्ली के आसपास आप तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद के आसपास आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोचिंग्स हैं, तो कोचिंग में ही जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ पर नहीं मिले तो बहुत से बुक सेलर्स की दुकान
दुकान पे भी टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं, टेस्ट जरूर लगाना आप, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन हार्ड कॉपी में कमरे में बैठ करके 3 घंटे जिस तरीके से पेपर देते हैं उसी तरीके से। ज़्यादा समय तक यूट्यूब पर विचरण करने की आवश्यकता नहीं है, काम की चीज़ें देखिएगा, जिस चीज़ में दिक्कत हो रही है पार्टिकुलर वही चीज़ यूट्यूब या गूगल पर सर्च करो, और जब आपकी जो क्वेरी है वो शांत हो जाए उसके बाद में शांति से अपना काम करो। रील्स के आकर्षण से बच करके रहना है सर। तरह तरह की किताबें करके अलमारियों को भरने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है, सिर्फ निश्चित किताबें पढ़नी है जो आपने अपनी चुन रखी होंगी कि ये हमारी बुक लिस्ट है, सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है, और लास्ट में सिर्फ रिवीजन रिवीजन और रिवीजन करते रहना है। और मैं भगवान से ऐसी आशा करता हूँ कि आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, आपके दिमाग को संतुलन में रखे, आपको इन सारे आकर्षणों से बचा करके रखे, और आप जो मैंने बताया इतना भी फॉलो कर लेते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा रहा है कि मैंने आराम आराम से चीज़ें बताने की कोशिश की है, इतना आप फॉलो कर लेते हैं, निश्चित रूप से आप इस एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। बॉर्डर लाइन पर नहीं, बॉर्डर लाइन से काफ़ी ऊपर आप चले जाएंगे अगर आप इस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आएगा और ये स्ट्रैटेजी भी आपको ठीक ठाक तरीके से लगी होगी। बाकी मैं कोई अलग से नहीं हूँ, आप लोगों के बीच में से ही हूँ, आपकी भी अलग अलग अपनी सब स्ट्रैटेजीज बना के सबने रखी होंगी, मुझे जो ठीक लगा जो मैंने अपने लिए तैयार की है वो मैंने आप लोगों को बताई है ना। तो इस तरीके से आपको काम करना है, बिल्कुल भी फालतू चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है। और कल एक वीडियो बना करके मैं आपको बता दूंगा यहाँ से कि किस तरीके से आगे का प्लान क्या रहेगा और कब कब कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।